देखिए, यहाँ पे आपको उदारवादी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आईपीटी का ये आपको पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 के अंतर्गत यहाँ पर हम देखिए अध्याय 9 में जो आपके यहाँ पे उदारवादी विचारक है, लिबरल थिंकर्स, उनको एक बार देखते हैं। जब को सम इसका देखिए सामान्य परिचय आपके यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन देखिए। आधुनिक भारतीय चिंतन की उदारवादी धारा के सदस्य मुख्यतः ब्रिटिश उदारवाद की मान्यताओं से प्रेरित थे। इसके अंतर्गत ऐसी समाज व्यवस्था की मांग की जाती है जिसमें आपको व्यक्ति इंडिविजुअल को अपनी क्षमता पोटेंशियलिटीज़ के विकास का अधिक अवसर मिल सके। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि किसी समाज में व्यक्ति को आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होगी, वह समाज उतनी ही प्रोग्रेस कर पाएगा। उदारवाद लिबरलिज्म, यहाँ देखिए उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता लिबर्टी फ्रीडम को सार्वजनिक नीति का सर्वोपरि लक्ष्य माना जाता है। यह सिद्धांत देखिए यहाँ पर क्या यह सिद्धांत पश्चिमी जगत में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ, ताकि जमींदार वर्ग के सामंती अधिकारों फीडर राइट्स का अंत करके नए उद्यमी वर्ग इंटरप्रीन्यूअलियर क्लास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ जुटाई जा सके और उसे सामाजिक प्रगति में योगदान का अवसर दिया जा सके। देखिए हम उदारवाद की मुख्य मान्यताएं हैं। यह है कि उदारवाद की मुख्य मान्यता यह है कि पराक्रम मनुष्य विवेकशील प्राणी रैशनल क्रिएचर है जो अपने हित और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने की विशाल क्षमता रखता है। खुद के राज एक कृत्रिम उपकरण है जिसका उद्देश्य नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों नेचुरल राइट्स की रक्षा करना है। खुद के राज को समान हित कॉमन गुड्स की स्थिति का प्रदान करना चाहिए जो विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के भिन्न हितों में सामंजस्य को अंग्रेजी बोलते रिकनसिलिएशन का सूचक है। गौर देखिए सब व्यक्तियों को विचार और अभिव्यक्ति साहचर्य और निर्माण और विचरण की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिए। अंगद किसी की स्वतंत्रता उतनी ही कटौती उचित होगी जो दूसरों को वैसी स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए जरूरी हो। देखिए कोई भी व्यक्ति अपनी सहमति कंसेंट और परस्पर लाभ म्यूचुअल बेनिफिट के विचार के बिना कोई दायित्व ऑब्लिगेशन स्वीकार नहीं कर सकता। और देखिए राज को ऐसे सब अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट लागू करने चाहिए जिनमें किसी पर कोई दबाव ना डाला गया हो और किसी पक्ष की गरिमा डिग्निटी को हानि ना पहुंचाई गई हो। देखिए यहाँ पर आधुनिक भारत उदारवादी विचारकों ने इस मान्यता को अपनाकर भारतीय परंपरा एवं समाज व्यवस्था की आलोचना शुरू कर दी है। आधुनिक भारत उदारवादी विचारकों ने इस मान्यता को अपनाकर प्राचीन देखिए यहाँ पर क्या आधुनिक भारत उदारवादी विचारकों ने इस मान्यता को अपनाकर भारतीय परंपरा एवं समाज व्यवस्था की आलोचना शुरू कर दी। उनका विचार था कि भारतीय परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति और समाज का परस्पर संबंध तर्कसंगत मान्यताओं पर आधारित नहीं था। तर्कसंगत मान्यताओं पर आधारित नहीं था। इसमें समाज को प्रधान मानते व्यक्ति की स्थिति गौण हो गई थी। देखिए यही भारत की अधोगति का मूल कारण था। समाज में व्यक्ति की स्थिति के प्रति इस उदासीनता ने ही प्राचीन भारत की महान सभ्यता को पतन गर्त में धकेल दिया था। उदारवादियों का विश्वास था कि जब तक तर्क बुद्धि रीजन के आधार पर भारत के सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता, तब तक भारत ना तो स्वतंत्र अनुभव कर सकता और ना महान ही बन सकता। इन विचारकों के दृष्टिकोण के अनुसार भारत की सदियों पुरानी गुलामी के बीच उनकी समाज व्यवस्था में नहीं थे। उसे अपनी इस स्वाभाविक दासता से मुक्त कराने के यूरोप के धर्म सुधार रिफॉर्मेशन जैसे महान परिवर्तन की जरूरत थी। अतः इन उदारवादियों ने संपूर्ण सामाजिक संगठन की ऐसे नए रूप में ढालने की वकालत की जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की ज़्यादा गुंजाइश हो।
अब क्या हुआ, भारत के धर्म देखिए फिर आपको धर्म सुधार जिसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन बोलते हैं। यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार 16वीं शताब्दी का एक महान धार्मिक आंदोलन था। महान धार्मिक आंदोलन था जिससे ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट शाखा का जन्म हुआ। इस शाखा के प्रमुख प्रवर्तक जर्मन धर्मशास्त्रवेत्ता मार्टिन लूथर 1483 से 1546 ने तर्क दिया कि मोक्ष का साधन केवल आस्था और धर्म ग्रंथों का पालन है। कोई धर्म ग्रंथों का पालन व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि रीजन से धर्म ग्रंथों की व्याख्या कर सकता है, अतः सत्य या ईश्वर का साक्षात्कार के किसी पुरोहित या चर्च की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अधिकांश उदारवादियों ने भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन को अब सामाजिक पुनर्निर्माण के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अंग्रेज को आधुनिकता में मॉडर्निटी का प्रतीक बना मानते हुए भारत में अंग्रेजी राज को आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के साधन के रूप में सराहा। भारतीय समाज को अंधविश्वास, कुरीति, निर्धनता और अज्ञान से मुक्त कराने के ध्येय से उन्होंने ब्रिटिश शासन सहायता मांगने की नीति को बढ़ावा दिया। उन्हें आशा थी कि वे अंग्रेजों के मन में न्याय भावना को जगाकर भारत के समाज पुनर्निर्माण का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। भारतीय उदारवादियों की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वे विदेशी शासन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का अनोखा स्वप्न देख रहे थे। देखिए आधुनिकीकरण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई देश वस्तु उत्पादन प्रोडक्शन के तरीकों में मशीनों का विस्तृत प्रयोग करने लगता है। वस्तु के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और विनिमय, एक्सचेंज और सेवाओं सर्विसेज के प्रबंध के अधिक कार्यकुशल, इफिशिएंट और विश्वस्त रिलायबल संस्थाएं विकसित कर लेता है। जनसाधारण की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी विशेष ध्यान देने लगता है। जनसाधारण की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी विशेष ध्यान देने लगता है। शिक्षा, एजुकेशन, जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, जनसंपर्क, मास कम्युनिकेशन और मनोरंजन, इंटरटेनमेंट इत्यादि क्षेत्र में उन्नत साधनों का प्रयोग करने लगता है। भारतीय उदारवादी महाराजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब देखिए सबसे देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय के जीवन का 1772 से 1833 ईस्वी तक रहा। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के राजनीति विचारक, समाज सुधारक और ब्राह्मण समाज के संस्थापक के रूप में विख्यात है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसांस का अग्रदूत माना जाता है। कवि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें आधुनिक भारत का सूत्रधार, इनएगुरेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया का वे आधुनिकता मॉडर्निटी के साथ इससे जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने मानवीय कार्यकलाप में तर्क, बुद्धि, अविवेक, रीजन की प्रधानता पर बल दिया। उन्होंने मध्ययुगीन अंधविश्वासों और उनसे जुड़ी कुरीतियों पर कुरीतियों पर प्रहार करके भारत को आधुनिक बनने की राह दिखाई। टैगोर के अनुसार राजा राम मोहन राय का हृदय राजा राम मोहन राय के हृदय और उतने ही उदार मन में उन्हें पश्चिम के संदेश को इस ढंग से अपनाने की प्रेरणा दी जिससे पूर्व की गरिमा पर तनिक भी आँच न आए। राय की कृत्य मुक्त भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी की तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की गई और भारतीय समाज की समस्याओं पर विचार किया गया। इनके अलावा उन्होंने जो याचिकाएं, पेटिशन, पत्र, लेटर्स और चौपन पैम्पलेट्स लिखे हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों की अनूठी स्रोत सामग्री है। देखिए यहाँ पर भारतीय पुनर्जागरण इंडियन रेनेसांस देखिए भारतीय पुनर्जागरण आधुनिक भारत के इतिहास में उन परिवर्तनों की श्रृंखला का घोतक है जो 19वीं शताब्दी के पूर्वांध में शुरू हुए। इस दौर में भारत के बुद्धिजीवियों और अन्य प्रबुद्ध वर्गों के मन में नई जागृति का संचार हुआ और उन्होंने भारतीय समाज में दूर तक फैली हुई जड़ता और अज्ञान पर गहरी चिंता प्रकट की। यह प्रबुद्ध वर्ग भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की नई खोज में प्रेरित था और उस गौरव के पुनरुत्थान का इच्छुक था। इन लोगों ने भारतीय चेतना के स्रोतों को पहचानने का प्रयत्न किया और भारतीय समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का बीड़ा उठाया। पश्चिमी जगत के संपर्क से भारत में राष्ट्रीय जागरण के लिए उपयुक्त अवसर पैदा हुआ, जबकि भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग और सम्मान की भावना से इस जागरण की प्रेरणा का आविर्भाव हुआ। देखिए यहाँ पर राय जिस युग में पैदा हुए उस युग का भारतीय समाज तक सुन और अंधविश्वासों से चकरा था। देखिए धूर्त और भ्रष्ट पुरोहित साधारण लोगों की जड़ता का फायदा उठाकर अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति करते थे। राय ने लोकहित के प्रति जन चेतना जगाकर इन स्वार्थी तत्वों पर प्रबल प्रहार किया। राय के मन में प्राच्य दार्शनिक विचारों के प्रति गहरा अनुराग था, परंतु पश्चिमी संस्कृति के
प्रगतिशील तत्वों ने भी उन्हें बहुत आकर्षित किया। देखिए आकर्षित किया। उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन का ऐसा मिला-जुला रूप विकसित करने का बीड़ा उठाया जो भारत के पुनरुत्थान का संदेशवाहक बना। हिंदू धर्म की तर्कसंगत व्याख्या के लिए इन्होंने भारतीय दर्शन के अलावा विश्व के प्रमुख धर्मों के मूल ग्रंथों का अध्ययन और विश्लेषण किया। वे उर्दू, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन और हिब्रू सहित 10 से अधिक भाषा जानते थे। इन सब भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों को मान्यता देते हुए उन्होंने यह विचार रखा कि मानवीय तर्कबुद्धि ह्यूमन रीजन ही किसी सिद्धांत की सच्चाई को परखने की अंतिम कसौटी है। ह्यूमन रीजन ही मतलब मानवीय तर्कबुद्धि ही किसी सिद्धांत की सच्चाई को परखने की अंतिम कसौटी है। फिर आपको आगे हम क्या कि चाहे वो प्राच्य हो या पाश्चात्य हो, यदि कोई मान्यता तर्क विरुद्ध हो तो उसका त्याग करने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में ना तो हमें भारत की अतीत परंपरा को आंख मीच कर स्वीकार कर लेना चाहिए, ना पश्चिम का अंधा अनुकरण ही करना चाहिए। देखिए हमें अपने विवेक के सहारे लोगों की जांच करके सबसे उपयुक्त रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। जनता के बीच वैज्ञानिक, साहित्यिक और राजनीतिक ज्ञान का प्रचार करने, सार्वजनिक मामलों पर प्रबुद्ध जनमत तैयार करने और जनता की मांग एवं शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी में अनेक पत्रिकाएं निकाली। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने भारतवासियों को अंधविश्वास और तर्कशून्य रूढ़ियों से उबरने का रास्ता भी दिखाया। देखिए यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्रता का मान देखिए साइनिफिकेंस और फ्रीडम। देखिए राय ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी, रेशनल क्रिएचर मानते हुए उसकी स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे मूल्यवान निधि है। देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या देखा जाए तो यह मनुष्यत्व की पहचान है। स्वतंत्रता पर कोई भी अकारण प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य की बुनियादी स्वतंत्रता फंडामेंटल फ्रीडम है। इसमें राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। परंतु अन्य मामलों में कभी स्वयं व्यक्ति के हित में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। जब राज स्वयं स्वतंत्रता के प्रहरी की भूमिका निभाता है तब उसे यह देखना होता है कि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न डाल पाए। देखिए फिर जिस समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता का स्तर बहुत गिरा हुआ हो और उसके उत्थान की संभावना बहुत कम हो, वहाँ राज्य को इसके उपयुक्त परिस्थितियाँ पैदा करने के उद्देश्य से सकारात्मक भूमिका, पॉजिटिव रोल निभानी चाहिए। प्रस्तुत संदर्भ में आपको राय ने लोक संग्रह पीपुल्स वेलफेयर के प्राचीन भारतीय सिद्धांत को दोहराया, जिसके अनुसार लोक कल्याण को बढ़ावा देना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। राय का कहना था कि भारत जैसे भी पिछड़े हुए देश में शिक्षा का प्रसार और कानून का आधार राज्य का दायित्व है। इस तरह राय ने उदारवाद की मान्यताओं का अनुरूप कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की पैरवी की। देखिए लोक संग्रह किसको बोलते हैं? देखिए लोक संग्रह हिंदू नीति शास्त्र के प्रमुख आदर्श है। इसका अर्थ है संसार के संरक्षण एवं कल्याण। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार लोक संग्रह ईश्वर का दिव्यकृत है। प्रत्येक लौकिक सत्ता, टेम्पोरल अथॉरिटी और कर्तव्य परायण मनुष्य को अपने कार्यकलाप में इस आदर्श का अनुकरण करना चाहिए। अब कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट किसको कहते हैं आप देखिए। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट देखिए क्या कि कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज का वह प्रतिरोध जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट इकोनॉमी को इस ढंग से विनियमित करता है जिससे निर्धन और निर्बल लोगों को अपेक्षित सहायता पहुँचाई जा सके और समुदाय के सब हिस्सों के लिए सामान्य से कॉमन सर्विसेज का जाल बिछाया जा सके। ये देखिए राज अपेक्षाकृत आपको समर्थ लोगों पर कर लगाकर जनसाधारण के सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, सस्ती स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा, उचित दरों पर परिवहन, मनोरंजन, खाद्य सामग्री की आपूर्ति, पर्यावरण की स्वच्छता इत्यादि उचित प्रबंध करता है। देखिए राय ने ब्रिटिश सरकार को जो याचिकाएं भेजी इनमें नागरिक स्वतंत्रता और सिविल लिबर्टीज और व्यक्ति का अधिकार इंडिविजुअल राइट्स पर विशेष बल दिया गया था। उन्होंने इन स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया। स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए
जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर विचार, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए अंतरात्मा की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर क्या, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। देखिए यहाँ पर कंसाइंस, देखिए किसी भी धर्म को मानने, उसका अनुसरण और प्रचार करने का अधिकार, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए कोई भी शास्त्र, देखिए कोई भी शास्त्र बनाने की, देखिए कोई भी शास्त्र बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, इसमें राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार भी सम्मिलित है, और शांतिपूर्ण स्वास्थ्य और संवैधानिक तरीके से सरकार को चेतावनी देने, उसकी अवज्ञा और प्रतिरोध करने का अधिकार, राइट टू वार, डिसओबे एंड resist the government in a peaceful and constitutional manner। इन स्वतंत्रताओं की सूची, देखिए इन स्वतंत्रताओं की सूची राय के उदारवादी दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। अभी हम देखिए नागरिक स्वतंत्रता, देखिए सिविल लिबर्टीज, यहाँ देखिए लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत आपको नागरिक स्वतंत्रता, नागरिकों के उन अधिकारों का संकेत देती है जो उन्हें सरकार के निरंकुश कार्रवाई, आर्बिट्रेरी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट में सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनके बल पर वे नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। देखिए यहाँ पर क्या, जिनके बल पे, देखिए यहाँ पर क्या कि जिनके बल पे वे नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, देखिए सिविल सोसाइटी। देखिए यहाँ पर जिनके बल पे नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की गतिविधियों में मुक्त रूप से भाग ले सकते हैं, और देखिए भाग ले सकते हैं। इन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, विचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, साझा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और उचित रीति से मुकदमा चलाए जाने का अधिकार, राइट टू फेयर ट्रायल, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए उपनिवेशवाद की भूमिका, देखिए यहाँ पर क्या, रोल ऑफ कॉलोनाइजेशन। देखिए यहाँ पर राय के अनुसार उपनिवेशवाद अपने आप में बुरा है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों को पराधीन बनाकर उनकी स्वतंत्रता का दमन करते हैं। भारत में क्या, देखिए आपको क्या कि भारत के इतिहास मुस्लिम शासन के अंतर्गत ऐसे अत्याचार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखिए ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना उपनिवेशवाद उदाहरण है, परंतु परंतु राय को यह उपनिवेशवाद उतना अत्याचारपूर्ण नहीं लगा। वे स्वयं ब्रिटिश सभ्यता की जन्मजात शालीनता, इनहेरेंट जेंटलनेस से बहुत प्रभावित थे। अतः उन्हें आशा थी कि ब्रिटिश शासन भारतवासियों की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और उनके कल्याण को तत्पर होगा। इसी आशा इन्होंने यह विचार रखा कि अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों को एक दूसरे के साथ पूर्ण व्यक्तित्वधारी टोटल पर्सनैलिटीज के रूप में मिलना चाहिए। शासकों, रूलर्स और शासित सब्जेक्ट के रूप में नहीं। ब्रिटिश संसद भारतवासियों की आवश्यकताओं और आकांक्षा, ब्रिटिश संसद को भारतवासियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का निष्पक्ष आकलन करके भारत के उपयुक्त कानून बनाने चाहिए। फिर आपको देखिए आप उपनिवेशवाद, देखिए आप क्या उपनिवेशवाद, देखिए यहाँ पर क्या उपनिवेशवाद, जिसको कोलोनियलिज्म बोलते हैं। तो उपनिवेशवाद कोलोनियलिज्म, देखिए उपनिवेशवाद वह स्थिति या प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत कोई उन्नत एवं शक्तिशाली राष्ट्र किसी पिछड़े हुए देश पर अपना प्रभुत्व और प्रशासन स्थापित कर लेता है और अपने राष्ट्रजनों नेशनल्स को वहाँ बसा देता है, ताकि वहाँ उच्च प्रशासनिक पदों और मूल्यवान संसाधनों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए। तो उपनिवेशवादी राष्ट्र का मुख्य अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का दोहन, एक्सप्लॉयटेशन करना होता है, ताकि वो अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था और शक्ति को सुदृढ़ कर सके। राय का विचार था कि यदि अंग्रेज भारत को ब्रिटिश राजनीतिक जीवन के अनुरूप ढालकर एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में सहायता दे तो यहाँ उनका शासन आपको लंबे समय तक चल सकता है। यदि वे हमारी स्वतंत्रता और कल्याण को बढ़ावा दे सकते हो तो वे हमारी
बढ़ावा दे सकते हो तो वे हमारी देखिए वे हमारी निष्ठा लॉयल्टी के पात्र होंगे। यह बात ध्यान देने की होगी देने की है कि किसी भी तरह की सरकार किसी भी तरह की सरकार के प्रति लोगों की निष्ठा इसी शर्त के साथ बंधी है, चाहे वो उपनिवेशवादी सरकार हो या लोगों की अपनी सरकार हो। यही कारण था कि राय ने ब्रिटिश अधिकार तंत्र ब्यूरोक्रेसी की तीव्र आलोचना की थी, क्योंकि वह भारतवासियों के स्वाभाविक आकांक्षाओं की अवहेलना कर रहा था। राय ने विश्वास प्रकट किया कि अंततः भारत एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अंततः भारत एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में ही प्रगति कर सकता है। अतः औपनिवेशिक शासन चाहे कितना ही बिना हितकारी क्यों ना हो, देर से उसका अंत जरूरी है। इसी तरह राय ने अपने देश प्रेम और राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का परिचय दिया। देखिए समाज सुधार का आधार देखिए रेशनेबल ऑफ सोशल रिफॉर्म देखिए राजा राम मोहन राय के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ केवल यह नहीं कि देश को विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त हो जाए। यदि समाज के भीतर अन्याय की जड़ें गहरी जमी हो तो स्वाधीन देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता निरर्थक हो जाती है। जिस देश में व्यक्ति को आत्मनिर्भर सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार ना हो, वह देश राजनीतिक स्वशासन पॉलिटिकल सेल्फ रूल का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे देश को राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने से पहले समाज सुधार का कार्य हाथ में लेना चाहिए। राय के अनुसार तत्कालीन भारत पर यही बात लागू होती थी। देखिए राय का विचार था कि भारत को उस प्राचीन संस्कृति जो वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित थी बहुत महान थी, परंतु उनका समकालीन भारत उस संस्कृति से कट चुका था, क्योंकि यहाँ मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, बाल विवाह, बहुविधवा पुनर्विवाह निषेध, सती प्रथा, बलि प्रथा, जाति प्रथा और पुरोहित प्रथा ऐसी कुरीतियों ने घर कर लिया था और अंधविश्वासों का बोलबाला था। इन सब बंधनों से बंधे मनुष्य के लिए स्वतंत्र इच्छा फ्री विल के प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं थी और उसे आत्मनिर्णय का कोई अधिकार नहीं रह गया था। देखिए कोई अधिकार नहीं रह गया था। फिर ऐसी हालत में देश की सबसे बड़ी समस्या मनुष्य को तर्कशून्य रीति रिवाज और रूढ़ियों से मुक्त कराने की थी और इसके लिए राज्य की ओर से सशक्त प्रयास की जरूरत थी। राज्य का कर्तव्य था कि वह अमानवीय सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दे और व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दे। अतः कानून निर्माण के साथ साथ शिक्षा का प्रसार भी अनिवार्य था, क्योंकि वही मनुष्य को मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर सामाजिक कुरीतियों के त्याग की प्रेरणा और साहस प्रदान करती है। देखिए राय ने विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा की मांग की, जिसमें गणित, मैथमेटिक्स, रसायन, केमिस्ट्री और शरीर रचना विज्ञान और एनाटॉमी और जैसे प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेस की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि ब्रिटिश सरकार यह दायित्व संभाल लेती है तो वह भारत को सामाजिक प्रगति और स्वतंत्रता के राह दिखाने में सहायक सिद्ध होगी। फिर देखिए आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वयं राय ने अनेक स्कूल और कॉलेज स्थापित करने में योग दिया। इसके अलावा राय ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि वह भारत में विवाह, उत्तराधिकार, राजस्व, फौजदारी कानून, क्रिमिनल लॉ के क्षेत्र में कानूनी सुधार लागू करे और न्याय प्रणाली जुडिशियल सिस्टम में उपयुक्त परिवर्तन लाए। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि वह भारतवासियों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित कर देगी तो ये सारे सुधार निरर्थक हो जाएंगे। तो इस तरह राय ने हिंदू समाज में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रबल संघर्ष किया। 1828 उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और हिंदुओं के एक स्वरवाद के मोनोथीज्म की शिक्षा देना था। इसने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि उन्हें रूढ़िवाद से हटकर अन्य धर्मों की विवेक सम्मत शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए। राय ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए यह मान्यता रखी कि हमें असंख्य देवी देवताओं के बजाय एक ही निराकार ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जाति प्रथा कास्ट समता प्राप्त करते हुए राय ने तर्क दिया कि इस प्रथा न केवल समाज में घोर विषमता पैदा कर दी है, बल्कि यहाँ के लोगों को देशभक्ति की भावना से विमुख कर दिया है। स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर राय ने ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता को चुनौती दी और समानता इक्वलिटी के विचारों को बढ़ावा देने के लिए आपको अंतरजातीय आदान प्रदान, अंतरजातीय प्रीति तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया।
देखिए यहाँ पर क्या राय ने तत्कालीन भारत समाज में देखिए राय ने तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दुर्दशा पर गहरी चिंता प्रकट की और उनकी दशा सुधारने का विस्तृत अभियान चलाया। उन्होंने इस धारणा का खंडन किया कि धारणा का खंडन किया कि स्त्रियां बौद्धिक या नैतिक दृष्टि से पुरुषों की तुलना में हीन है। उन्होंने स्त्रियों की आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया और सामाजिक पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने पारिवारिक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने पारिवारिक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार का समर्थन किया। उन सब कृत्यों की तीव्र निंदा की जो समाज में स्त्रियों की दुर्दशा को बढ़ावा देती थी। इन्होंने शिशु हत्या, विशेषतः कन्या की हत्या, बाल विवाह, बेमेल विवाह, बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा जैसे अमानवीय कृत का तीव्र विरोध किया, जिसमें विधवा स्त्री को उसके मृत पति की चिता के साथ बांधकर जीवित जला दिया जाता था। उन्होंने प्राचीन शास्त्रों से प्रमाण देकर लोगों के विश्वास दिलाने का पतन किया कि हिंदू धर्म जीवित सती के दाग की आज्ञा नहीं देता। मानव तक बुद्धि भी इसका अनुमोदन नहीं करती। किसी स्त्री को उसके पति की प्राकृतिक मृत्यु के दोषी नहीं ठहराया जा सकता और निर्दोष जीवित स्त्री की दाह का मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि जीवन ईश्वर की देन है और उसे नष्ट करने का अधिकार समाज को नहीं है। विदुर की तरह विधवा को भी पुनर्विवाह की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि वह संभव ना हो तो विधवा को निष्कलंक जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा राय ने उन सब तक शून्य मान्यताओं पर तीव्र प्रहार किया जो समाज की प्रगति और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन में बाधा डालती थी। उदाहरण के उन्होंने उस अंधविश्वास का खंडन किया जिसके अंतर्गत विदेश यात्रा को पाप समझा जाता था। फिर उन्होंने सामाजिक और आर्थिक अन्याय से जुड़ी अनेक प्रथाओं पर विरोध किया। उन्होंने किसान पर जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और लगान रेंट की अधिकतम राशि नियत कर देने की मांग की ताकि जमींदारों की लगातार बढ़ती हुई मांगों को रोका जा सके। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को खत्म करने की मांग की और मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड का समर्थन किया। उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर से भारी निर्यात शुल्क को हटाने का आग्रह किया। प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में राय की मुख्य मांगे थी अपराध को उच्च सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाए, गौहत्या को भारतीय और यूरोपीय लोगों की न्याय की समानता स्वीकार की जाए और गौहत्या को मुकदमे की सुनवाई के लिए जो जूरी का गठन किया जाए। देखिए आपको गठन किया जाए। राय विश्व बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे। इसे बढ़ावा देने को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनलिज्म की भावना का प्रोत्साहन दिया। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों को मुक्त सहयोग की मांग की। रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार राजा राम मोहन राय यह जानते थे कि विभिन्न देश एकांत में अपनी स्वाधीनता कायम रखते हुए मानव सत्ता के आदर्श को साकार नहीं कर सकते। इसके लिए भिन्न व्यक्तियों तथा राष्ट्रों को परस्पर आश्रित रहते हुए बंधुत्व की भावना विकसित करनी होगी। फिर देखिए निष्कर्ष कंक्लूजन देखिए राजा राम मोहन राय भारत में औपनिवेशिक उदारवाद कॉलोनियल लिबरलिज्म के मूल प्रवर्तक के थे। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को ऐसा ऐतिहासिक संयोग माना जो भारतीय समाज के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कानून पारित करा। उन्हीं के सतत प्रयास के फलस्वरूप 1829 में यहाँ कानूनी तौर पर सती प्रथा जैसी अमान्य प्रथा का अंत कर दिया गया। परंतु जैसा कि बाद में इतिहास ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजों से इतनी बड़ी आशाएं राजा मोहन राय का कोरा आशावाद था। अंग्रेजों ने भारत में जो समाज सुधार लागू किया उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाना ही था। अंग्रेजों ने शिक्षा के प्रसार में जो युग दिया वो भी उनकी प्रशासनिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए था। उन्होंने जो उद्योग लगाए या उद्योगों के विस्तार के लिए परिवहन और संचार का जो तंत्र स्थापित किया वह सब यहाँ के प्राकृतिक और मानवीय संसाधन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स के दोहन के उद्देश्य से किया गया था। देखिए कुछ भी राजा राम मोहन राय ने आंखें बंद करके ब्रिटिश उपनिवेशवाद को नहीं सराहा। उसके प्रति जन साधारण की निष्ठा के साथ ऐसा जरूरी थी कि वो उनकी आशाएं पूरी करें। परंतु उसने ये आशा कभी पूरी नहीं की। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में गति तब आई जब देश के गणमान्य नेताओं ने यह अनुभव किया कि अंग्रेज अपने वचन पूरे नहीं कर रहे थे और बड़ी बेशर्मी से इस देश के संसाधनों का दोहन किए जा रहे थे। असमर्थ राजा राम मोहन राय के समय यह स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं थी। अब देखिए दूसरा आपके दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचारकों दूसरा आपको दादा भाई नौरोजी जिसको दादा भाई नौरोजी बोलते हैं।
देखिए यहाँ पर दादा भाई नौ देखिए यहाँ पर क्या कि दादा भाई नौरोजी का जीवन का 1825 से 1970 ईस्वी तक दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के सुलझे अर्थशास्त्रवेत्ता, समाजवाद, इंपीरियलिज्म के प्रखर आलोचक और भारतीय राष्ट्रवाद नेशनलिज्म के अवधूत के रूप में विख्यात है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश समाजवाद के उत्कर्ष के दिनों में अपनी प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन 1901 के अंतर्गत भारत की तत्कालीन दुर्दशा और उसके कारणों का प्रामाणिक और मनोस्पर्शी विवरण प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने अपने तर्कों की पुष्टि विस्तृत सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की सहायता से की। भारत की तत्कालीन दुर्दशा के उन्होंने ब्रिटिश समाजवाद की कुल नीतियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें बदलने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में अंग्रेजी सरकार के तौर तरीके ब्रिटिश शासन की मर्यादा के अनुरूप नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद क्या देखिए समाजवाद क्या था कि समाजवाद ऐसी नीतियाँ कार्यविधि है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपनी सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के बल पर अपने शासन क्षेत्र का विस्तार कर लेता है और दूरवर्ती राजनीतिक समुदायों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है ताकि वह वहाँ से आर्थिक लाभ उठा सके, अपनी सैन्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सके और अन्य देशों की तुलना में अपना सांस्कृतिक वर्चस्व सिद्ध कर सके। अब के समाजवाद का विश्लेषण अफवाह का सिद्धांत, एनालिसिस ऑफ इंपीरियलिज्म, रेन थ्योरी। यहाँ पर अपनी पश्चिमी शिक्षा के आधार पर नौरोजी राजनीति और शासन के उन तक बुद्धिपरक सिद्धांतों रेशनलिस्ट प्रिंसिपल्स के प्रशंसक बन गए थे जो ब्रिटिश विचारकों ने 17वीं से 19वीं शताब्दी तक विकसित किए थे। इनका साथ यह था कि किसी सरकार को शासन का अधिकार इसलिए नहीं होता कि वह बहुत शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए होता है कि वह लोगों के जीवन और संपत्ति सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि का अवसर प्रदान करती है। इससे लोग उसके प्रति स्नेह और निष्ठा रखते हैं। कोई सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस दायित्व से मुंह मोड़ लेने पर उसे शासन का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। प्रस्तुत संदर्भ को नौरोजी ने लॉर्ड सॉल्जरी के इस कथन को उद्धृत किया कि अन्याय सबसे ताकतवर सरकार को भी धूल में मिला देती है। उन्होंने तक दिया कि पार्श्विक शक्ति ब्रूट फोर्स समाज का निर्माण कर सकती है, परंतु वह उसे कायम नहीं रख सकती। फिर देखिए भारत में ब्रिटिश समाज को रक्षा करके भारत में ब्रिटिश समाज को रक्षा करते हुए नौरोजी ने स्वीकार किया कि विदेशी शासन चाहे कितना ही हितकारी क्यों ना हो, वह स्वशासन सेल्फ रूल की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता। परंतु स्वशासन के लिए जो परिस्थितियाँ और योग्यताएं अपेक्षित है जो परिस्थितियाँ और योग्यताएं अपेक्षित है वे भारत जैसे देश में अभी तक नहीं आ पाए थे। ब्रिटिश शासन ने हमें ऐसी परिस्थितियाँ ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश शासन ने हमें ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने का वचन दिया, अतः हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए नौरोजी का विचार, देखिए यहाँ पर नौरोजी का विचार दादा भाई नौरोजी का विचार था कि अपनी पुरानी परंपराओं से चिपटा हुआ भारत अपने आप से एक तर्क बुद्धिपरक लोकतंत्रीय राष्ट्र का क्षेत्र विकसित नहीं कर सकता। यदि अंग्रेज अपनी उच्च सभ्यता, प्रखर स्वतंत्रता प्रेम और उदात्त मनोवृत्ति के बल पर भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का दायित्व स्वीकार करते तो हम उन्हें पूरा सम्मान देंगे। अतः अंग्रेजों को केवल इसी शर्त पर भारत में शासन करने का अधिकार दिया जा सकता है यदि वे अपने सहज स्वभाव और स्वस्थ संस्कारों और उस परंपराओं का पालन करते हुए अपने व्यवहार में समानता, इक्वलिटी, न्याय, जस्टिस और देखिए यहाँ पर क्या न्याय, जस्टिस और देखिए यहाँ पर क्या और ईमानदारी, फेयर प्ले का परिचय देते हुए भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता ही देंगे। और देखिए उसे प्राधीन बनाकर रखना नहीं चाहेंगे। परंतु वस्तु स्थिति का विश्लेषण करने से पता चलता है कि ब्रिटिश शासन ने अपनी इस दायित्व की ओर ध्यान नहीं दिया है।
आपने देखिए कि अपने उसने अपने उपनिवेश की अपने उसने अपने उपनिवेश की प्रजा को जो वचन दिए थे उस उन्हें उसके फूंक मार उन्हें उसने फूंक मार कर हवा में उड़ा दिए थे, उन्हें हवा में उड़ा दिए थे। एक मिनट, उन्होंने हवा में उड़ा दिए थे। अब यहाँ देखिए क्या इसमें जो देखिए यहाँ पर इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद, आपके यहाँ पर देखिए इम्पीरियली साम्राज्यवाद ऐसी नीति या कार्यविधि है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के बल पर अपने शासन क्षेत्र का विस्तार कर लेता है और दूरवर्ती राजनीतिक समुदाय पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, ताकि वह वहां से आर्थिक लाभ उठा सके, अपनी सैन्य सुरक्षा और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सके और अन्य देशों की तुलना में अपना सांस्कृतिक वर्चस्व सिद्ध कर सके। देखिए समाजवाद का विश्लेषण, अफवाह का सिद्धांत, एनालिसिस ऑफ इम्पीरियलिज्म थ्योरी। देखिए यहाँ पर अपनी पश्चिमी शिक्षा का आधार पर नौरोजी राजनीति और शासन के तर्क बुद्धिपरक सिद्धांत और रैशनलिस्ट प्रिंसिपल के प्रशंसक बन गए। जो ब्रिटिश विचारकों ने 17वीं से 19वीं शताब्दी तक विकसित किए, इनका सार तत्व यह था कि किसी सरकार को शासन का अधिकार इसलिए नहीं होता कि वह बहुत शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए होता है कि वह लोगों को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि का अवसर प्रदान करती है। इसलिए लोग उसके प्रति सने और निष्ठा रखते। कोई सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस दायित्व से मुंह मोड़ ले पर उसे शासन का नैतिक अधिकार नहीं रहता, और मुंह मोड़ लेने पर उसे शासन का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। प्रस्तुत संदर्भ नौरोजी ने लॉर्ड सॉल्जरी की इस कथन को उद्धृत किया है कि अन्याय सबसे ताकतवर सरकार को भी धूल मिला देता है। उन्होंने तर्क दिया कि पाशविक शक्ति मतलब ब्रूट फोर्स समाज निर्माण कर सकती है, पर वह उसे कायम नहीं रख सकती। देखिए भारत में ब्रिटिश समाज के लक्ष्य करते नौरोजी ने स्वीकार किया कि विदेशी शासन चाहे कितना ही हितकारी क्यों ना, वह स्वशासन सर्फ रूल की तुलना में कहीं भी नहीं ठालता, परंतु स्वशासन की जो परिस्थितियाँ और योग्यताएं अपेक्षित है वे भारत जैसे देश के लिए अभी तक नहीं आ पाई थी। ब्रिटिश शासन ने हमें ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने का वचन दिया, अतः हम उसका स्वागत करते। नौरोजी का विचार था कि अपनी पुरानी परंपरा से चिपका हुआ भारत अपने आप से एक तर्क बुद्धि पर लोकतंत्री राष्ट्र का चरित्र विकसित नहीं कर सकता। यदि अंग्रेज अपनी उच्च सभ्यता प्रखर स्वतंत्रता प्रेम और उदात्त मनोवृत्ति के बल पर भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का दायित्व स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें पूरा सम्मान देंगे। अतः अंग्रेजों को केवल इसी शर्त पर भारत में शासन करने का अधिकार दिया जा सकता है यदि वो अपने सारे स्वस्थ संस्कार और परंपरा का पालन करते हुए अपने व्यवहार में समानता, इक्वलिटी और जस्टिस, न्याय और ईमानदारी, फेयर लॉ का परिचय देंगे, तो वे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता ही देंगे। उसे पराधीन बनाकर रखना नहीं चाहेंगे। परंतु वस्तु स्थिति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ब्रिटिश शासन ने अपनी इस दायित्व की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उसने अपने उपनिवेश की प्रजा को तो जो उसने अपने उपनिवेश की प्रजा को जो वचन दिए थे उन्हें उसने फूंक मारकर हवा में उड़ा दिया था और भारत के भौतिक मानवीय संभावना मेटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सों को चूसने में जुट गया। तो इसका परिणाम है कि देश का आर्थिक और नैतिक अफवाह हुआ। देखिए आर्थिक अफवाह, देखिए इकोनॉमिक ड्रेन से तात्पर्य था कि विशाल धनराशि प्रतिवर्ष भारत से इंग्लैंड भेजी जाती थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में धनराशि अनुमानतः 3 या 4 करोड़ पाउंड प्रतिवर्ष इस राशि भारतीय उपनिवेश का प्रशासन चलाने और ब्रिटिश अधिकारियों वेतन और पेंशन से गैर सरकारी ब्रिटिश उद्यमियों एंटरप्रेन्योर्स की आय भारत में रखे गए ब्रिटिश सैनिकों पर होने वाले खर्च तथा भारत में रहने वाले ब्रिटिश व्यावसायिक वर्ग को प्रोफेशनल्स की ऐसी आय सम्मिलित थी जो भारत से इंग्लैंड भेज जाती थी। इसी तरह ब्रिटिश राज ने जो
पूंजी देखिए इसी तरह ब्रिटिश राष्ट्र जो पूंजी संचित करते थे उसे भारत में फिर से लगा दिया जाता था, ताकि उस पर लाभ अर्जित करके अधिक से अधिक एक धनराशि इंग्लैंड भेजी जा सके। इंग्लैंड के लाभ के लिए भारत की संपदा और संसाधनों का दोहन लगातार बढ़ रहा था। नैतिक अपराध मोरल डैन देखिए क्या इससे यह तात्पर्य होता है कि उच्च पदों की सारी नियुक्तियां केवल अंग्रेजों के सुरक्षित थी। भारत के लोग बहुत कड़ा कुली और मजदूर बन पाते थे, जिनके यहाँ भरने के लिए भरने के लिए भी मुश्किल से पूरी पड़ती थी। रहन सहन के अच्छे स्तर की तो बात नहीं, क्या ऐसी हालत में भारतीय लोगों के धन संचय और पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन कोई अवसर ही था ही नहीं। देसी पूंजी एवं उद्यम के नितांत अभाव के कारण देशवासियों को सुख समृद्धि में कोई हिस्सा मिलने की गुंजाइश भी नहीं थी। फिर उच्च पदों और व्यवसायों से जुड़े अंग्रेज अपने कार्य के दौरान आपको राजकाज प्रशासन विधि निर्माण वैज्ञानिक और सुशिक्षित व्यवसायियों का जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त करते थे, अपनी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद वह सब इंग्लैंड को वापस ले जाते थे आदि के लिए, क्योंकि वे भारत को स्वदेश के रूप में अपनाने को तैयार नहीं थे। इधर जो देसी उद्यमी देश की लूट से फायदा उठा रहे थे, उन्होंने विदेशी शोषक वर्ग के साथ हाथ मिलाते हुए देश के राष्ट्रीय मुक्त धारा से नाता तोड़ लिया था। इस तरह देश की जनता दो हिस्सों में बट गई थी। एक और मुट्ठी भर धनी मानी लोग थे जो आम जनता से कटे हुए थे, दूसरी और भूखे नंगे पीड़ित और कंगाल लोगों की अपार भीड़ थी। भारतीय संसाधनों को क्रूर धोरण के परिणाम स्वरूप लाखों लोग अकाल, भुखमरी, बीमारी और महामारी के शिकार हो जाते थे। दूसरी देखिए अंग्रेजों ने नमक जैसे आम इस्तेमाल की वस्तु पर कर लगा कर आदमी का जीना दुभर कर दिया। अफीम का व्यापार ऑफियम ट्रेड देश के जन जीवन में विष फैला रहा था। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत के घोर अभिशाप सिद्ध हो रहा था। पुराने अधिक आक्रमणों और लुटेरों ने भी भारत को इतना कभी नहीं लूटा जितना अंग्रेज लूट रहे थे, और यह लूटमार लगातार जारी थी। देखिए अंग्रेज यह तक देते थे कि भारत की गरीबी आर्थिक नियमों के क्रूर ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ का परिणाम, दूसरे शब्दों मांग और पूर्ति, डिपेंड एंड सप्लाई तथा मुक्त प्रतिस्पर्धा, फ्री कंपटीशन के जो नियम बाजार को नियंत्रित करते थे, उन्हीं का परिणाम था। भारत की निर्धनता के रूप में सामने आया है। देखिए वो इसी तरह का खंडन करते नौरोजी ने कहा कि भारत की गरीब आर्थिक नियमों के स्वाभाविक परिवर्तन का परिणाम नहीं, बल्कि यह उन नियमों में जानबूझकर किए गए हस्तक्षेप का परिणाम। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति ने आर्थिक नियमों के प्रभाव को विकृत और भ्रष्ट कर दिया। सच्ची बात यह है कि यदि आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में प्राकृतिक नियमों को काम करने दिया जाए तो भारत दूसरा इंग्लैंड बन जाएगा। इससे भारत और इंग्लैंड दोनों को बहुत फायदा पहुंचेगा। निष्कर्ष कंक्लूजन देखिए क्या नौरोजी ने ब्रिटिश शासन से डेटापूर्वक यह मांग कि वह भारत में शासन का गैर ब्रिटिश तरीका छोड़कर सच्चा ब्रिटिश तरीका अपनाए, अर्थात वह समाजवादी शोषण इम्पीरियलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन की नीति को त्याग कर केवल न्यायोचित साधनों का प्रयोग करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका विनाश अवश्यभावी और भारत और ब्रिटेन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा के निशान छोड़ देगा। नौरोजी दोनों देशों के बीच सुखद संबंध कायम रखने के हित में भारत को स्वराज या स्वशासन सेल्फ रूल प्रदान करने का मुतालबा किया। उन्होंने भारत का संपूर्ण स्वाधीनता कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की, बल्कि ब्रिटेन के सर्वोच्च नियंत्रण और मार्गदर्शन के अंतर्गत भारत में स्वशासन की स्थापना सुझाव दिया। इसका मुख्य मुद्दा था कि भारत के लोगों को प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और भारत में पूंजी निवेश कैपिटल इन्वेस्टर के लाभों का भारत और इंग्लैंड के बीच बंटवारा। नौरोजी ने तक दिया कि जैसे इंग्लैंड में सभी सेवाएं विभाग और उनसे जुड़े कार्यों का प्रशासन वहाँ के लोगों के हाथों में है, वैसे भारत में भी होना चाहिए। इंग्लैंड और भारत के वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन के समायोजन समानता इक्वलिटी के आधार पर होना चाहिए। नौरोजी ने भारत के लोगों के प्रशासनिक शक्तियों के अलावा सार्वजनिक शिक्षा की मांग की, जिसमें सब तरह की उच्च और व्यावसायिक शिक्षा की मांग भी सम्मिलित थी। इन सब मांगों की पूर्ति को उन्होंने संवैधानिक आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन तरीके का समर्थन किया, क्योंकि वह नैतिक शक्ति का सुसभ्य और शांतिपूर्ण अस्त्र है। देखिए और पारसिक शक्ति की तुलना में स्वतः वर्ण है। उन्हें आशा थी कि वे अंग्रेजों के अंतरात्मा को जगाकर उनके परंपरागत संस्कारों की दुहाई देकर भारत के लोगों के आवश्यक अधिकार प्राप्त करेंगे। परंतु जैसा कि स्वाधीनता आंदोलन प्रवृत्ति घटनाक्रम ने सिद्ध कर दिया, भारत के लोगों को अपने अधिकार प्राप्त करने के अंग्रेजों का निरंतर विरोध करना पड़ा और आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का सहारा लेना पड़ा और नम्र निवेदन की जगह सत्याग्रह जैसे सशक्त अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। आगे चौथा देखिए महादेव गोविंद रानडे, देखिए भी उदारवादी नेता के अंतर्गत महादेव गोविंद रानडे की बात आपके यहाँ पर है।
देखिए, महादेव गोविंद लांडे का जीवन का 1842 से लेकर 1901 ईस्वी तक रहा। महादेव गोविंद लांडे आधुनिक भारत राजनीति विचारक, अर्थशास्त्रवेत्ता, न्यायविद और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण इंडियन रेनेस के लिए विशाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में थे। उन्होंने अपने राजनीतिक विचार और दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर विकसित किए। इनमें भारतीय समाज अर्थव्यवस्था की विस्तृत ज्ञान की तरह मिलती है। सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर उनके विचार मुख्यतः उनकी प्रसिद्ध कृति एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र निबंध 1906 में नीति। हस्तक्षेप की नीति का खंडन देखिए, रिपुडिएशन ऑफ प्लेसेज फेयर। देखिए यहाँ पर रांडे अपनी अनोखी सूझबूझ से भारत के उदारवादी अंत और लिबरल मूवमेंट को दार्शनिक आधार प्रदान किया। उन्होंने पूंजीवाद कैपिटलिज्म को आर्थिक उन्नति का आवश्यक साधन मानते हुए भारतीय पूंजीवाद के आरंभिक दौर में उसके विकास के आवश्यक उपायों का सुझाव दिया। भारत की विशेष परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ के राज्य समर्थित पूंजीवाद, स्टेट सपोर्टेड कैपिटलिज्म को वकालत की। पूंजीवाद कैपिटलिज्म याद किया। पूंजीवाद आधुनिक युग की वह आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली जिसमें सामाजिक उत्पादन मुख्यतः बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से किया जाता और सामाजिक उत्पादन के साधन भूमि, भवन, खनिज स्रोत, वन संपदा, संयंत्र और पूंजी मुख्यतः निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप में किया जाता है। सारा उत्पादन, वितरण और विनिमय, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज की निजी लाभ, प्राइवेट प्रॉफिट के उद्देश्य से किया जाता है। यह प्रणाली बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी के साथ निकट से जुड़ी है, जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए यहाँ महादेव गोविंद लांडे ने तर्क दिया कि इंग्लैंड में पूंजीवाद का सिद्धांत आर्थिक मानव इकोनॉमिक मैन की संकल्पना के आधार पर विकसित किया गया, परंतु एक औसत भारतीय आर्थिक मानव का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। आर्थिक मानव बाहर से किसी बंधन से नहीं बना रहता, बल्कि वो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि का हिसाब लगा आर्थिक गतिविधियों को तत्पर होता है। जब राज हस्तक्षेप की नीति अपनाता है तब आपको आर्थिक मानव अपनी उद्यमशीलता, इंटरप्रेन्योरशिप के बल पर अर्थव्यवस्था को गतिमान करते हैं, जिससे पूंजीवाद स्थापित हो जाता है। इसके विपरीत आपको आम भारतीय व्यक्ति परिवार, फैमिली और जाति, कास्ट के बंधन से बंधा है और उनके हितों को ध्यान में रखकर ही वह कोई कार्य करता है। स्वार्थ भावना उसका मुख्य प्रेरक तत्व नहीं है। यहाँ श्रम, लेबर और पूंजी कैपिटल दोनों गतिहीन है। तो भारत के लोग मुख्य प्रतिस्पर्धा, फ्री कंपटीशन की कामना नहीं करते। कर्मफल और भागवत के प्रति उसका विश्वास उनमें उद्यम, इंटरप्राइज की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देता है। दूसरी यहाँ लोगों की बचत, सेविंग का स्तर इतना नीचा है कि राज्य की ओर से सस्ते पूंजी, चीप कैपिटल उपलब्ध कराए बिना यहाँ पूंजीवाद का विकास संभव नहीं है। भारत की पिछड़ी अर्थव्यवस्था में राज्य की ठोस सहायता और प्रोत्साहन के बिना यहाँ पूंजीवाद स्थापित नहीं हो सकता। अब देखिए आर्थिक मानव इकोनॉमिक मैन देखिए क्या आर्थिक मानव विचार मानव प्रकृति ह्यूमन नेचर की इस परिकल्पना पर आधारित है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी, रेशनल क्रिएचर है। वो अपने सब आर्थिक स्वार्थ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रेरणा से करता है। मनुष्य अपने विवेक के बल पर न केवल अपने आर्थिक स्वार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बल्कि उसकी पूर्ति के लिए साधनों को भी पहचान लेता है। अब देखिए का विचार जॉन लॉक, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के चिंतन से जुड़ी इस मान्यता व्यक्त करता है कि सरकार को लोगों की आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि उनमें मुक्त प्रतिस्पर्धा, फ्री कंपटीशन बढ़ावा में दिया जा सके। इससे उनकी व्यक्तिगत खुशहाली बढ़ेगी और राष्ट्र की समृद्धि भी बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या जॉन लॉक का जीवन काल 1632 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा और आपको एडम स्मिथ का जीवन काल 1727 से लेकर 1790 ईस्वी तक रहा और आपको डेविड रिकार्डो का जीवन काल आपको 1772 से 1827 ईस्वी तक रहा। महादेव गोविंद लांडे के अनुसार इंग्लैंड में पूंजीवाद का आरंभिक दौर और अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत विकसित किए गए थे, भारत की आर्थिक समस्या को सुलझाने के उपयुक्त नहीं होता है। उपयुक्त नहीं देखिए दूसरी जर्मनी, इटली, फ्रांस और अमेरिका के अंतर्गत ये ऐसे सब क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत प्रयास अर्थव्यवस्था को गतिमान करने के पर्याप्त नहीं थे, राज्य को राष्ट्रीय आवश्यकता, नेशनल नीड की पूर्ति के राष्ट्रीय उपकरण, नेशनल ऑर्गन के रूप में मान्यता दी। ग्रांडे के विचार से ही दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिक उपयुक्त था। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था न उदार और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि रेल व्यवस्था, नहर निर्माण, डाक तार विभाग था, नए उद्यमों और उद्योग की स्थापना के लिए प्रबुद्ध राज्य, एनलाइटेंड स्टेट की सहायता और प्रोत्साहन की जरूरत है। राज्य के हस्तक्षेप की नीति भारत के स्वतः अनुपयुक्त है। फिर देखो स्वतंत्रता और समानता के बाद देखिए फ्रीडम एंड इक्वलिटी। हम देखिए रांडे ने पाँच और पाश्चात्य दोनों परंपराओं की आस्तिकवादी तत्व मीमांसा देखिए थीस्टिक मेटाफिजिक्स का आधार पर तर्क दिया कि संपूर्ण सृष्टि का संचार ईश्वर है। एक आत्मचेतन, सेल्फ कॉन्शियसनेस और विवेकशील रेशनल प्राणी के नाते मनुष्य में स्वयं ईश्वर का अंश विद्वान है, जो उसे प्रकृति तथा अन्य प्राणियों से भिन्न अस्तित्व प्रदान करता है। उसका विवेक उसे
उचित और अनुचित, अच्छे और बुरे में से चयन की सामर्थ्य प्रदान करता है। यही स्वतंत्र इच्छा फ्री विल उसे अपने कर्मों के उत्तरदायी बना देती है। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा समस्त मानवीय संस्थाओं, शासन, कानून, नैतिकता, शिष्टाचार, धर्म और आराधना, पारिवारिक और सामाजिक समानता, साहित्यिक और वैज्ञानिक गतिविधि की बुनियाद है। देखिए मनुष्य का कर्तव्य को आत्म से सेल्फ कंट्रोल विकसित करके केवल अपनी अंतरात्मा कॉन्साइंस के निर्देशों का पालन कर रीति रिवाज, धर्मशास्त्र और सत्ताधारियों के विवेक आदर्श या दबाव के आगे अपना मस्तक ना झुकाए। मनुष्य का यह गुण ही इस समस्त स्त्री पुरुषों की समानता का आधार प्रस्तुत करता है। ईश्वर की संतान के नाते वे न केवल समान है बल्कि परस्पर स्नेह और सहायता के पात्र भी है। स्त्री पुरुष की समानता पर बल देने के लिए रांडे ने भारत के प्राचीन इतिहास के उससे उदाहरण दिए हैं। प्राचीन इतिहास से उदाहरण दिए हैं जब स्त्री को पुरुषों के साथ समानता का सब धार्मिक रीतियों और काम काज देखिए राजकाज और शास्त्रार्थ में भाग लेने का अधिकार था। आर्यों की विवाह प्रथा स्त्रीत्व की गरिमा, डिग्निटी ऑफ वुमेनहुड को पूरा कर सम्मान देती थी। क्षत्रियों में प्रचलित स्वयंवर की प्रथा में स्त्री को गौरव का प्रमाण थी। मध्यकाल की परिस्थिति में कुछ नई प्रथाएं शुरू हो जाने का स्त्री की स्थिति में कुछ गिरावट आ गई। आधुनिक युग में स्त्री शिक्षा और समाज सुधार के द्वारा स्त्रियों की गरिमा को फिर से स्थापित करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर समाज सुधार के देखिए समाज सुधार की प्रणालियाँ देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स देखिए मेथड ऑफ सोशल रिफॉर्म देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ सोशल रिफॉर्म देखिए रांडे के अनुसार महादेव गोयना के अनुसार देखिए मनुष्य की अंतरात्मा उसे ऐसी रीति रिवाज और रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करते जो अनुचित और अन्यायपूर्ण हो। अतः मानवीय प्रगति के महत्व समाज सुधार जरूरी होता है। रांडे ने समाज सुधार की चार प्रणालियों की पहचान की है। परंपरागत प्रणाली ट्रेडिशनल मेथड, इसमें प्राचीन शास्त्रों की ऐसी व्याख्या का सहारा लिया था जो वास्तविक सुधार के अनुरूप हो। स्वामी दयानंद ने मुख्यतः ये प्रणाली अपनाई थी। देखिए दूसरा अंतरात्मा प्रेरित प्रणाली कंसाइनल मेथड, इसमें उचित अनुचित के बारे में जनसाधारण विवेक को जगाकर प्रस्तावित सुधार के प्रति समर्थन जुटाया जाता है। तीसरा देखिए विधि निर्माण प्रणाली लेजिस्लेशन मेथड की इसके अंतर्गत कानून बनाकर जनसाधारण को उचित व्यवहार के लिए विवश किया जाता है, जैसे कि सती प्रथा उन्मूलन के अंतर्गत किया गया। और चौथा विद्रोह प्रणाली रिबेलियन मेथड, इसके अंतर्गत समाज का प्रबुद्ध वर्ग अपना संगठन बनाकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करता है, जैसे कि ब्रह्म समाज और जात पात तुरक मंडल ने किया देखिए रांडे ने समाजता की पहली तीन प्रणाली को उपयुक्त ठहराया और उन्हें अपनाया भी। और उन्होंने तर्क दिया कि विद्रोह प्रणाली के अंतर्गत समाज का जागृत वर्ग अपना अलग गुट बनाकर समाज से कट जाता है, अतः समाज उसके स्वस्थ प्रभाव से वंचित रह जाता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार की विधि निर्माण प्रणाली को वैधता दी थी। रांडे ने भी इसमें रांडे को भी इसमें पूरी आस्था थी। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को रोकने और विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज को मान्यता देने के लिए रांडे ने उपयुक्त विधि निर्माण का समर्थन किया। परंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि भारतीय समाज में किसी भी सुधार के स्वदेशी विदेशी सरकार का सहारा लेना उपयुक्त नहीं होगा। अब निष्कर्ष या कंक्लूजन देखिए यहाँ पे रांडे ने भारत के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के राज्य की सकारात्मक भूमिका की मांग की, परंतु उन्होंने चेतावनी भी दी कि समाज सुधार के मामले में कोई कानून लागू करने से जनमत पब्लिक ओपिनियन को जगाना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने विशिष्ट वर्ग एलाइट की भूमिका विशिष्ट शिक्षित वर्ग की भूमिका विशेष बल दिया। भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत उन्हें आधुनिक ऋषि कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहा। उनकी प्रखर प्रतिभा और विस्तृत ज्ञान विश्लेषण शक्ति के आधार पर उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात माना जाता है। उन्होंने अपने चिंतन में प्राच्य मूल परंपरा के साथ पाश्चात्य आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के समन्वय का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत किया। आधुनिक भारतीय इतिहास में उन्होंने देशभक्ति के प्रखर प्रवक्ता और भारतीय राष्ट्रवाद के संदेशवाहक के रूप में भी पहचान बनाई। तो महादेव गोविंद नारायण को महाराष्ट्र के सुकरात और गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन 1866 से लेकर 1915 तक। गोपाल कृष्ण गोखले आधुनिक भारतीय राजमरिमक और राजनीति विचारक थे। गोखले ने महादेव गोविंद नारायण को अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए मानवीय कार्यकलाप में अंतरात्मा कंसाइंस की प्रधानता बल दिया और राजनीति में नैतिकता मोरालिटी और को सबसे ऊंचा स्थान दिया। साध और साधन देखिए इंड्स एंड मीन्स देखिए यहाँ पर यहाँ पर साध मतलब इंड्स और साधन मतलब मीन्स देखिए। गोखले का मनुष्य नैतिक प्राणी मोरल क्रिएचर अतः नैतिक लक्ष्य सिद्धि मोरल फुलफिलमेंट की ही फुलफिलमेंट ही मानव जीवन का स्वाभाविक साध है। चूंकि राजनीति पॉलिटिक्स मानव जीवन का एक अंग, इसी राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए सार्वजनिक जीवन पब्लिक लाइफ की प्रत्येक गतिविधि नैतिक लक्ष्य सिद्धि के ध्येय से प्रेरित होना चाहिए। देखिए सच्चे सार्वजनिक
सच्चे सार्वजनिक यहाँ देखिए सच्चे सार्वजनिक कार्यकर्ता सच्चे सार्वजनिक कार्यकर्ता को सब कार्य अपनी अंतरात्मा के निर्देश से करने चाहिए और फल की इच्छा से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। नैतिकता की राह पर चलते हुए यदि मनुष्य सांस्कृतिक दृष्टि से विफल भी हो जाए तो भी उसकी नैतिक शक्ति बढ़ जाती है, उसका जीवन अधिक सार्थक हो जाएगा। देखिए गोखले के इन विचारों में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का पूर्ण संकेत मिलता है, जिसमें साध और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया गया है। यही कारण कि महात्मा गांधी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। इस मान्यता के अनुसार इस मान्यता के अनुसार आपको स्वयं साधनों के श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। अतः उचित साध की साधना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए प्रयुक्त साधन उचित होना चाहिए। यदि मनुष्य नैतिक साधनों के प्रयोग पर दृढ़ रहे तो इसका जो भी परिणाम होगा वह नैतिक दृष्टि उचित होगा। नैतिकता के प्रति आस्था मनुष्य को आत्मबल प्रदान करते और वो अपने आप में साध इन इटसेल्फ है। इस तरह के आधार पर गोखले ने राजनीति के आध्यात्मिक स्पिरिचुअलाइजेशन और पॉलिटिक्स की मांग की और भारत के नैतिक पुनरुत्थान मॉरल रीजनरेशन पर बल दिया। देखिए स्वतंत्रता की संकल्पना देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम यहाँ देखिए। गोखले ने जिस युग में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया उस दिन भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य है। तत्कालीन परिस्थितियों में गोखले ने यह सुझाव दिया कि भारत वास्तविक दीर्घकालिक लक्ष्य लॉन्ग टर्म गोल तो औपनिवेशिक शासन कॉलोनियल रूल से मुक्ति होना चाहिए, परंतु इसके तात्कालिक लक्ष्य इमीडिएट गोल नहीं बनाया जा सकता। अपने ओजस्वी भाषणों और लेखों के अंतर्गत गोखले ने विचार रखा कि विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करने से पहले भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करना जरूरी है, अन्यथा स्वतंत्रता के नाम पर एक विशिष्ट वर्ग जनसाधारण पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। उन्होंने तक दिया कि इस देश में जात पात कास्ट और रीति रिवाज कस्टम के बंधन ने हमें जीवन यापन और सोच विचार के बंधे बनाए तरीकों के साथ बांध रखा है। हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति भी बहुत सोचनीय केवल सरकार बदल जाने से जनसाधारण देखिए जनसाधारण को स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी। इससे उनके जीवन में नई स्फूर्ति पैदा नहीं हो सकेगी। स्वतंत्र राष्ट्र हुआ है जिसमें प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र हो। राष्ट्र देखिए अर्थात वो अंतरात्मा को उज्ज्वल प्रकाश से ही प्रकाश से मार्गदर्शन प्राप्त कर रूढ़ि और अंधविश्वासों के अंधकार में भटकता न। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मनुष्य के नवजीवन से करनी होगी। यह बात महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी 1849 और आचार्य नरेंद्र देव ने पृथक संदर्भों नवजीवन अंत और न्यू लाइफ मूवमेंट के जिस विचार को बढ़ावा दिया उसके आरंभिक संकेत हमें गोपाल कृष्ण गोखले के चिंतन में मिलते हैं। और कि महात्मा गांधी के जीवन का 1869 से 1927 ईस्वी तक और आचार्य नरेंद्र देव का जीवन का 1889 से 1956 ईस्वी तक। फिर आपको आगे देखिए क्या राष्ट्रवाद से देखिए राष्ट्रवाद संबंधी दृष्टिकोण यहाँ देखिए राष्ट्रवाद संबंधी दृष्टिकोण जिसको बोलते थे हिज व्यू ऑफ उनके गोपाल कृष्ण गोखले का राष्ट्रवाद संबंधी दृष्टिकोण हिज व्यू ऑफ नेशनलिज्म। देखिए आप गोपाल के देखिए गोखले के अनुसार राष्ट्रवाद लक्ष्य राष्ट्र के सदस्यों का नैतिक पुनरुत्थान होना चाहिए। राष्ट्र के असहाय और मनुष्य की सहायता के देश विदेश से प्राप्त होने वाले सारे साधन जुटा देने चाहिए। इसी उद्देश्य उन्होंने 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका थे अंग्रेजी डोमेन के ढंग का स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त करना था। भारत के आरंभिक राष्ट्रवादी तो गोखले को आशा थी कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी भारत में उपयुक्त सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होंगे। अतः ब्रिटिश शासकों के साथ लगातार संवाद कायम रखना चाहते थे। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का पूरा समर्थन तो किया, परंतु साथ ही वह सुझाव दिया कि बहिष्कार या बॉयकॉट के तरीकों को इस आंदोलन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब बहिष्कार का तरीका उग्र रूप धारण कर लेता है तब घृणा और शांति वातावरण पैदा हो जाता है। अब देखिए स्वदेशी की बात देखिए यहाँ पर क्या स्वदेशी देखिए यहाँ पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन जुड़ा वह सिद्धांत जो अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग का समर्थन करता है और अपनी परंपरा एवं संस्कृति के अनुरूप संस्थाएं विकसित करने पर बल देता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और श्री अरविंद स्वदेशी आंदोलन का आधार माने जाते हैं। इसका मुख्य तर्क यह था कि जब भारत के लोग स्वदेशी की भावना से प्रेरित होकर ब्रिटेन में बनी वस्तु को खरीदना बंद कर देंगे तो इससे ब्रिटिश व्यवसायिक हितों को हानि पहुंचेगा, जो ब्रिटिश सरकार की जरूरत को हिला देगी और राष्ट्र में स्वावलंबन की भावना का संचार करेगी। फिर भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्थाएं विकसित करने से भारतीयों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। अब ये देखिए बाल गंगाधर तिलक का जीवन का आपको 1856 से 1920 ईस्वी तक और लाला लाजपत राय का जीवन का 1865 से 1928 ईस्वी तक और विपिन चंद्र पाल का जीवन का 1858 से लेकर 1932 ईस्वी तक। श्री अरविंद का जीवन का आपको 1872 से लेकर 1950 ईस्वी तक रहा। अब बहिष्कार बॉयकॉट देखिए भारत के स्वाधीनता आंदोलन जुड़ा यह विचार कि भारतीयों को विदेश में बनी वस्तुओं का प्रयोग बंद करना चाहिए, विदेशी संस्था और जीवन शैली का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी वस्तु स्वदेशी संस्कार और स्वदेशी संस्कृति को प्रोत्साहन देने से उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलेगा। गोखले ने अंग्रेजों की सद्भावना पर आस्था रखते हुए भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की आलोचना की, क्योंकि इसने भारत में निर्धनता को वहीं बढ़ाया था। अंग्रेज इस नीति को अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र के नियमों लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स का परिणाम मानते थे, क्योंकि देखिए मानते थे। परंतु गोखले ने तर्क दिया कि मानवीय लक्ष्यों की सिद्धि के लिए अर्थशास्त्र के नियमों पर मानवीय नियंत्रण रखना जरूरी था। बंगाल के विभाजन बंग देखिए बंग भंग 1905 में अपना रोष प्रकट करते हुए गोखले ने आपको सत्तारूढ़ अधिकार तंत्र रूलिंग ब्यूरोक्रेसी जोर जुर्म की नीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अधिकार तंत्र से मांग की कि वह कार्यकुशलता एफिशिएंसी पर सारा ध्यान केंद्रित न करे, बल्कि स्वयं भारतीयों को स्वशासन के मार्ग पर बढ़ने का यथोचित अवसर प्रदान करे। कंक्लूजन देखिए यहाँ पर क्या गोखले राजनीति को संभाव्य की आर्ट ऑफ द पॉसिबल मानते हुए तर्क दिया कि सार्वजनिक कार्यकर्ता को पूर्ण सिद्धि परफेक्शन के प्रति सचेत अवश्य रहना चाहिए, परंतु इस दिशा में जो कुछ प्राप्त करना संभव हो उसी के प्रयत्न करना चाहिए और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने लक्ष्य को बदलते हुए इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर गोखले ने संयम, मॉडरेशन और विवेक, रीजन और समझौते कंप्रोमाइज पर बल देते हुए संवैधानिक आंदोलन तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ एजिटेशन का समर्थन किया। यह बात महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी राजनीति के नैतिक आधार के बारे में गोखले के दृष्टिकोण को अपनाते हुए पूर्ण स्वराज के लक्ष्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बना दिया। तो फिर आपको यहाँ तक अगला अध्याय जो आपको आदर्शवादी विचारक देखिए, जिसमें आपको अध्याय 10 जो आपका आदर्श विचार उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।